Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युवा 5125 कलयुग विक्रम संवत 2081 कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया 3 नवंबर 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारत चीन के बीच महत्वपूर्ण समझौता, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति, डोनाल्ड ट्रंप का हिंदुओं को आश्वासन तथा लद्दाख में अंधकार का जश्न। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले 2 बिंदुओं से भारतीय और चीनी सैनिकों की पूरी तरह वापसी के कुछ दिन बाद भारतीय सेना ने शुक्रवार को डैम चौक में गश्त शुरू की। सेना के सूत्रों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देपसोंग में गश्त जल्द ही फिर शुरू हो सकती है। सेना के सूत्रों ने बुधवार को बताया था कि भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गतिरोध वाले 2 स्थानों डैम चौक और देपसोंग में सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है और जल्द ही इन जगहों पर गश्त शुरू कर दी जाएगी। गुरुवार को दिवाली के मौके पर LAC पर कई सीमा बिंदुओं पर दोनों पक्षों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। मिठाइयों के परंपरागत आदान प्रदान से एक दिन पहले दोनों देशों के सैनिकों ने टकराव वाले दोनों बिंदुओं से वापसी की प्रक्रिया पूरी की थी, जिसे चीन भारत संबंधों में नए सकारात्मक आयाम के रूप में देखा जा रहा है। सेना के सूत्रों ने बताया कि डैम चौक में गश्त शुरू हो गई है। सूत्रों ने पहले कहा था कि क्षेत्रों और गश्त का स्तर अप्रैल 2020 के पहले के स्तर पर पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह वोट बैंक की राजनीति के चलते किसानों और मंदिरों की जमीन को वक्फ संपत्तियों में बदलने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने कहा कि वह ऐसे प्रयासों का राष्ट्रीय स्तर पर पुरजोर विरोध करती रहेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में कर्नाटक के विजयपुरा जिले में वक्फ संपत्तियों पर कथित रूप से अतिक्रमण करने के लिए किसानों को दिए गए नोटिसों का हवाला दिया और आरोप लगाया कि एक मंदिर भी इसी तरह के दावों का सामना कर रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि 3 सप्ताह में किसानों की 44 संपत्तियों को इस तरह के नोटिस मिले हैं। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसा कर रही है और भाजपा इस तरह के किसी प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने दावा किया कि विवाद पैदा होने के बाद कर्नाटक के कानून मंत्री MB पाटिल ने नोटिसों के लिए गजट की त्रुटि को जिम्मेदार ठहराकर संकट को दूर करने की कोशिश की। अमेरिकी हिंदू समूहों ने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे से बचाने के वादे को लेकर पूर्व राष्ट्रपति की सराहना की है। गुरुवार को दिवाली की शुभकामनाओं में ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि वहां पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मेरी निगरानी में
ऐसा कभी नहीं होता। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनिया भर में तथा अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। वे इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक तबाही मचा चुके हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और पूरी ताकत से शांति को स्थापित करेंगे। वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 76,960 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 84 रुपए 10 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 55 रुपए 15 पैसे। नए संवत वर्ष की शुरुआत के अवसर पर आयोजित विशेष मुहूर्त कारोबार के शुरुआती सत्र में बीएसई सेंसेक्स 448 अंक चढ़कर 79,836 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.62% बढ़कर 24,355 पर बंद हुआ। लद्दाख में देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व गांव हनले है, जहां अंधकार का जश्न मनाया जाता है। यहां पर्यटक आधुनिक टेलीस्कोप के जरिए तारों की खूबसूरती देखने पहुंचते हैं। हनले के लोग आज भी बिजली ग्रिड से जुड़े नहीं हैं और उनकी दिनचर्या जनरेटर और सौर पैनल पर निर्भर है। यहाँ पर रात में बाहरी रोशनी पर प्रतिबंध है। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में मैं प्रदीप कुमार सिन्हा और मैं राजेश शर्मा। नमस्कार। तो हम लोगों के साथ आप 2 घंटे रहिए। हम आज बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाए हैं। हमारे एक पहेली भी है। पहेली में आपको हम भूल भुलैया 3 जो अभी फिल्म रिलीज़ हुई है 1 तारीख को 1 नवंबर को, उसके 2 डबल पास हैं। तो 2 लोगों को डबल पास मिलेंगे। 50% आपको कलर्स ऑफ इंडिया जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 6 लोगों तक। इसके भी हमारे पास 2 प्राइजेज़ हैं। इसके अलावा 2 लोगों को और 30% तक डिस्काउंट मिलेगा। बिग बोनांजा। अच्छा, आप लोगों को हो सकता है ये लगता हो कि फिल्म के टिकट ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, लेकिन अगर मनी वाइज देखा जाए तो मुझे लगता है रेस्टोरेंट में जाना ज़्यादा चीपर है और स्पेशली व्हेन फैमिली इज कमिंग टुगेदर। और इसके अलावा जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा हम आपको भैया दूज की शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। आज भैया दूज है जी। भाई बहनों को खास दिन है और इस प्यारे से त्योहार भाई दूज की हम सबको मुबारकबाद देते हैं। और आज का दिन बहनें अपने भाइयों के सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। बिल्कुल राजेश जी, बहुत प्यारा दिन है रक्षाबंधन की तरह। तो ऐसा है कि हम आज अपने राजेश पांडे कानपुर वाले के चुटकुले भी सुनने की कोशिश करेंगे। उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे फ़ोन से। और हमारे आज खास मेहमान हैं सचिन काचरू। सचिन काचरू जी की खास बात यह है कि इनकी ये बात करेंगे वास्तु पर कि आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। आप ये मत सोचिएगा कि हमने तो घर ले लिया है, हमारे घर में ऑलरेडी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपको कुछ इस तरह से बताएंगे जिससे कि आपके घर का एनर्जी लेवल चेंज होगा। आपको जितनी खुशी अभी मिली हुई है उससे खुशी और बढ़ जाएगी। तो हम सचिन जी से बात करते रहेंगे, आपको गीत संगीत सुनाएंगे। तो आप चलिए सुनते हैं आज का विचार। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वाह। इसी के साथ हम आपको एक प्यारा सा भजन सुना देते हैं। हरण भव भय दारुणम्
दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से भैया दूज की शुभकामनाएं। हमारी सरिता सोनी जी ने एक छोटी सी वार्ता भेजी है भैया दूज के बारे में, तो पहले वो सुनाएंगे, उसके बाद जो हम गीत बजाएंगे वो पहेली का गीत है। आपको सिर्फ इतना करना है कि वो किस फिल्म से लिया गया है ये बताएंगे आप, और अगर आप सही हैं तो आपके फ़ोन के आपके
मेरा फ़ोन बजने लगा था, ये एक्चुअली क्यों बजने लगा था ये तो पता नहीं। आशा है कि आपके पास तक आवाज़ जा रही होगी हम लोगों की। लेकिन भूल भुलैया 3 के 2 डबल पास हैं हमारे पास। 50% कलर्स ऑफ इंडिया के 2 वाउचर्स हैं, 30% डिस्काउंट के कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट के 2 वाउचर्स हैं और सभी के लिए 10% डिस्काउंट है। तो आप जल्दी से उसे बताइएगा और हम आपके लिए ये वार्ता, मतलब खाने पीने का और मनोरंजन का दोनों का साधन है आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेडियो दर्पण के सभी श्रोताओं को सरिता सोनी का सादर नमस्कार और आप सभी को दिवाली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज, जिसे हम भैया दूज भी कहते हैं, भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है। यह पर्व दिवाली के तीसरे दिन मनाया जाता है और इसका भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। भाई दूज की उत्पत्ति की कई किंवदंतियों में हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जिनमें से प्रमुख है यमुना और यम की कहानी। इस लोकप्रिय कथा के अनुसार यमुना, जो नदी की देवी हैं, इन्होंने अपने भाई यमराज, जो हम सभी जानते हैं मृत्यु के देवता हैं, उनको अपने घर आमंत्रित किया। इस दिन उन्होंने अपने भाई का स्वागत किया, उनके लिए विशेष व्यंजन बनाए। यमराज ने अपनी बहन के स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा उसकी उम्र लंबी होगी। भाई दूज से जुड़ी एक और कहानी है जो कृष्ण और सुभद्रा की है। कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो वे अपनी बहन सुभद्रा के पास गए। सुभद्रा ने उनका स्वागत किया, उनके माथे पर तिलक किया। इस पर कृष्ण ने उन्हें सुरक्षा और सुख का आश्वासन दिया। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि भाई बहन का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है और एक दूसरे की सुरक्षा और प्रेम की बात कितनी मूल्यवान है। भाई दूज के उत्सव में कई अनुष्ठान शामिल होते हैं जो भाई बहन के बंधन को मजबूत करते हैं, जैसे कि तैयारियां। बहनें इस दिन अपने भाइयों के लिए विशेष व्यंजन और मिठाइयां बनाती हैं। जो पारंपरिक व्यंजन हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तिलक, बहन अपने भाइयों के माथे पर कुमकुम और चावल का तिलक करती हैं। ये सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक है। आरती और प्रार्थनाएं भी करती हैं और अपने भाइयों की समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है इस दिन का जो खास इंतजार सभी बहनों को रहता है, उपहार का आदान प्रदान। भाइयों को तिलक करके, उनकी आरती करके, उनकी आयु और समृद्धि की प्रार्थना करके भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं, जो पैसे, गहने या अन्य प्रेम के प्रतीक हो सकते हैं। यह उनके सुरक्षा और देखभाल के प्रति भाइयों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। त्योहारों की सबसे खूबसूरत बात होती है जब परिवार एकत्रित होते हैं, एक दूसरे के साथ भोजन साझा करते हैं और खुशियां मनाते हैं। यह पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाता है। भाई दूज केवल एक उत्सव नहीं है, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतीक है, जैसे कि सुरक्षा और प्रेम, सांस्कृतिक मूल्य। यह पर्व परिवार में सम्मान, देखभाल और जिम्मेदारी के मूल्यों को पुनर्स्थापित करता है। भाई दूज एकता और खुशी को बढ़ावा देता है, पारिवारिक संबंधों की अहमियत को दर्शाता है। भाई दूज एक ऐसा पर्व है जो सांस्कृतिक धरोहर और भावनात्मक महत्व से भरा हुआ है और भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। हर वर्ष जब परिवार एकत्रित होकर इस पर्व को मनाते हैं तो वे अपने बंधनों को और मजबूत बनाते हैं और भाई दूज की आत्मा को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखते हैं। इसी के साथ सभी श्रोताओं को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप इस पर्व को उल्लास से मनाएंगे और इस परंपरा को हमेशा जीवित रखेंगे। सरिता सोनी को आज्ञा दीजिए। सभी को सुनने के लिए आभार। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।
का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह जो कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। ला 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 ला, एक हजारों में मेरी बहना है। ओ ला 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 ला।
2098.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और अब श्रोताओं, आपको पहेली के बारे में एक बार फिर से याद दिला दें। ये जो सॉन्ग अभी आपने सुना, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है, तो बड़ा आसान सा सवाल है। और खुशी की बात यह है कि अभी आंसर आना शुरू हो गए हैं। हाँ। तो और आंसर भी सही आ रहे हैं। अभी ऐसा मत बोलिए, पता नहीं सही है कि गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या आंसर है, लेकिन लग रहा है कि सही है। कुछ सही भी है। जी जी जी, बाद में तो मतलब पोशीदा रखेंगे अभी इसको हम कि वो सही है गलत है। तो बड़ा आसान सा सवाल है कि ये किस फिल्म से लिया गया था सॉन्ग। बिल्कुल। और जैसा आपने पहले अनाउंस किया कि आज बहुत बड़े बड़े प्राइजेस हैं, नॉर्मल से हटके एडिशनल प्राइजेस हैं। तो 2 डबल पासेस हैं जो अभी मूवी रिलीज हो रही है, भूल भुलैया 3। पहली 2 तो सुपरहिट थी, ये वाली भी देखते हैं अब। और उसके बाद 50% डिस्काउंट है पहले 2 लिसनर्स के लिए, अप टू 6 लोग जा सकते हैं उसमें। उसके बाद 30% डिस्काउंट है और 2 लिसनर्स थोड़ी आपकी आवाज़ का वॉल्यूम कम जा रहा है थोड़ा। जी जी जी, वहाँ पे भी 6 लोग जो है वो जा सकते हैं। और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए 10% का डिस्काउंट है। बिल्कुल। वो अक्रॉस द लिसनर्स है। हाँ बिल्कुल। जी जी। और हम इसको करीब 10:30 बजे करीब अनाउंस करेंगे कौन विनर्स हैं। हाँ। तो अब हम हमारे मेहमान से बातचीत करना चाह रहे हैं। हमारे मेहमान हैं सचिन काचरू जी। सचिन काचरू जी से ही हम पूछेंगे कि वो कहाँ से हैं, क्या है। सचिन जी, आपका दर्पण के स्टूडियो में स्वागत है। आपको दर्पण के श्रोताओं की ओर से नमस्कार। थैंक यू प्रदीप जी। सभी को मेरा नमस्कार। एंड सभी आप मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसा है कि हम तो बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को इनवाइट करते हैं और आपकी टैलेंट स्पेसिफिक है, बहुत अच्छी है। आपकी टैलेंट से लोगों को और सुख मिलेगा, हमें उम्मीद है। तो हम उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप कहाँ से हैं भारत में और ऑस्ट्रेलिया कब आए। जी प्रदीप जी, मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया को करीबन 11-12 साल पहले आया था। और तभी से जैसे बाकी भारतीय यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अपना कार्यक्रम करते हैं, काम कर रहे हैं। और मैंने अपना एक जैसे कहते हैं ना कि एक कर्म होता है, इंसान को करना होता है। और उस कर्म की खोज में मैं अपने एक वास्तु की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हो गया हूँ। अच्छा। तो जैसे मैंने कहा कि सभी को अपना कर्म ढूंढना होता है, मैंने भी अपना ढूंढ लिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही मेरा एक पर्पस है लाइफ का अब। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करके और इसका बेनिफिट लोगों को देने की बहुत कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सचिन जी, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले मैं श्रोताओं को ये भी बता दूं, हमारे सामने राजेश शर्मा जी बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो भी जम्मू कश्मीर से ही है। संजोग है कि मैं जम्मू से हूँ और आप कश्मीर से हैं। इस बारे में भी बहुत बात एक ही पहले स्टेट हुआ करती थी, अब यूटी है, तो वी बिलोंग टू द सेम यूटी नाउ। बिल्कुल। और संजोग है, ये डेस्टिनी थी कि हमने यहाँ पे मिलना था। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग मुझे ये बताइए सबसे पहले सचिन जी कि आप कब शिफ्ट हुए थे? आप जम्मू में शुरू से हैं या पहले कहीं और थे? नहीं, कश्मीर में ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स वहीं पले बड़े। मैं वहीं मेरी स्टार्टिंग की एजुकेशन वहीं हुई थी। फिर जैसे बहुत सारे कश्मीर में, श्रीनगर, प्रॉपर कश्मीर में। श्रीनगर। हाँ जी, मैं डाउनटाउन श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ।
तो वहीं पर थे पेरेंट्स, दोनों वहीं काम करते थे। मेरे फादर इंश्योरेंस में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में। मेरी मदर सेक्रेटरीट में थी, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में। तो जस्ट लाइक जितने 90% मैं कहूँगा लोग 1999 में जब शिफ्ट हुए थे माइग्रेशन में बिकॉज ऑफ टेररिज्म, वैसे हम लोग भी उसी टाइम पे शिफ्ट हुए थे। 89-90 के टाइम पे जम्मू शिफ्ट हुए थे। अच्छा, आपने लगता है कि सही समय पर चेंज कर लिया, क्योंकि कश्मीर फाइल देखने के बाद बहुत दुख हुआ था उसे देखकर, क्योंकि वो इतना सब कुछ हो गया और बहुत लोगों को पता भी नहीं चला जी कि क्या हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया उस टाइम था नहीं, न्यूज़ में इतना कवरेज दिया नहीं गया जी। और मैं तो कहूँगा कि राजनीतिक लोगों की बदतमीजी है कि कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापित हो गए, शरणार्थी हो गए। और लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम लोगों को उसको ना तो भूलना है ना किसी से हेट रखनी है, लेकिन ऐसा आगे ना हो इसका ध्यान रखने की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सचिन जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया आए 10-11 साल पहले आप, तो आप कुछ आपने जॉब ढूंढा होगा कुछ। हाँ जी, मैं जॉब का ऑब्वियसली मैं काम करता हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ इस टाइम पे। आपने अगर ओपल नेटवर्क यूज़ किया हो तो मैं कंपनी क्यूबिक में काम करता हूँ। क्यूबिक पूरा ओपल नेटवर्क देखती है, उन्हीं की टेक्नोलॉजी है, और मैं न्यू साउथ वेल्स का पूरा डिप्लॉयमेंट देखता हूँ यहाँ पर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखता हूँ। तो वो मेरा एक रेगुलर जॉब आप समझिए वैसा है। बहुत बढ़िया है। और आपने जो दूसरा सब्जेक्ट अपने लिए पकड़ा है बहुत ही अच्छा है, वो पैशन और प्रोफेशन। हाँ, जन कल्याण के लिए जी। तो उसके बारे में बताइए, उस तक आपकी पहुंच कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ये मैं आपको वही बता रहा था जब मैंने शुरू उसी शब्द से किया था, जो कर्म होता है, इंसान को अपना कर्म ढूंढना है। जैसे हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि आप यहाँ इस धरती पे आपका जन्म हुआ तो आप क्या करने आए। तो हमारी संस्कृति में हिस्टोरिकली क्या होता था कि हमारा हर एस्पेक्ट यही होता था कि हम अपना कर्म ढूंढे पहले। बिल्कुल। जो बच्चे हजारों साल पहले गुरुकुल जाते थे तो उनको यही शिक्षा दी जाती थी कि आप पहले अपना पर्पस ढूंढिए। तो हमारी जो सारी विधियाएं और सारी संस्कृति और सारे शास्त्र इसी बेस पे हैं कि आप पहले अपना कर्म ढूंढिए, आप क्या करने आए हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत समय से ये खोज कर रहा था। मुझे अभी भी याद है, मैं बचपन में काफ़ी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ा करता था छुप छुप के, क्योंकि अगर आपको पता हो कि ऑब्वियसली इंडियन पेरेंट्स कैसे होते हैं, तो हमारे तो सारे वो था कि भाई एजुकेशन करो, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग करो और आगे बढ़ो। जैसे राजेश जी ने बोला कि जैसे क्या होता है ना कि कश्मीरियों में स्पेसिफिकली ये था कि नौकरी कम्युनिटी में हाँ नौकरी कीजिए, और सरकारी नौकरी, एक स्टेबल जॉब होना चाहिए, आपकी एजुकेशन आपको आगे लेके जाएगी। और आई थिंक हमारी कम्युनिटी में स्पेसिफिकली वो बड़ा हेल्प हुआ, क्योंकि हमारा सारा कम्युनिटी का फोकस वही था। बट एनीवे वो अलग टॉपिक है। बट तो वो फोकस एस्ट्रोलॉजी और उस रुझान मेरा हमेशा उस तरफ था कि भाई ये होता क्या है, हमारी संस्कृति में इतना कुछ है। और मेरे फैमिली में ना कल्चरली भी हमारा बहुत एक्सपोजर था गुरुओं की तरफ, और इन सब विद्याओं की तरफ हम लोग देखते आखते बहुत ज़्यादा थे। तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था उन सब चीज़ों में। बट लेकिन ऑब्वियसली एजुकेशन और पढ़ाई के चक्कर में वो एक सेकेंडरी चीज़ बनी रही। बट वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा था कि भाई मुझे इसमें कुछ करना है और मुझे कुछ ढूंढना है इसमें। रुचि बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 10-12 साल में वो रुचि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, और मुझे यहाँ आने के बाद थोड़ा समय ज़्यादा मिला। फिर मैंने इसको बहुत ज़्यादा रिसर्च की, फिर पढ़ाई की, फिर प्रोफेशनली इसको लिया। तो काफ़ी सालों से मैं इसको फिर अभी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, और अभी कोशिश करता हूँ कि लोगों की हेल्प करूँ। बहुत समय तक तो फ्री में किए, फिर इसको प्रोफेशनली लिया, ताकि फिर क्या होता है ना कि एक ये बड़ा अच्छा सा एक सब्जेक्ट है कि लोग पूछते हैं कि आप फ्री में क्यों नहीं करते सबके लिए। तो फिर फ्री की चीज़ क्या होती है ना, फिर किसी की कोई वैल्यू नहीं लेता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, इसके पहले कि हम थोड़ी सी और आगे बात करें, मैं ये चाहता था आप और राजेश जी आप भी ये बताइए कि मुझे कुछ ऐसा लगता है कि लोग डेस्टिनी की बात करते हैं, फ्री विल की भी बात करते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है इसमें फ्री विल का कंपोनेंट बहुत कम होता है। डेस्टिनी, मुझे तो ये लगता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया डेस्टिनी खींच लाई, और क्योंकि ये डेस्टिनी जो थी वो हमारे बच्चों से भी रिलेटेड थी, उनको यहाँ पर बड़ा होना था। और आपका क्या विचार है इस बारे में?
मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो रिसर्च, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग कहता है कि हम हर मनुष्य इस दुनिया में पैदा होता है किसी पर्पस के लिए, ठीक है। वो पर्पस जब तक पूरा नहीं होता है तो आपको दोबारा आपको जन्म लेना ही पड़ेगा उस पर्पस के लिए। वो पर्पस में आपका कंट्रीब्यूशन है। अगर आप एक एग्जांपल लें रामायण और महाभारत का, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जितने भी कैरेक्टर्स उसमें थे, हर कैरेक्टर को अपना रोल पता था, ठीक है। भीष्म पितामह को पता था कि उसको कृष्ण के साथ लड़ना ही है और उसको एक ये काम करना है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि वो गलत कर रहे हैं, उनको करना था क्योंकि वो कर्म था उनको और उनको उसकी नॉलेज थी। हनुमान को पता था कि वो पैदा हुआ ही राम की सेवा के लिए है, वो कर्म था। तो हम सब जो मनुष्य पैदा होते हैं, हमने जब तक वो पता ना हो कि हमारा कर्म क्या है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। तो अगर आपने सुना होगा कि हमें 108 बार जन्म लेना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों ने सुना होगा, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। हाँ, 108 बार क्या, हमने तो ये सुना है कि जब तक आप भगवान स्वरूप नहीं हो जाते हैं तब तक आपको आप बार बार आना पड़ेगा। बार बार आना पड़ेगा। उसकी लिमिट 108 तक होती है, क्योंकि अगर आप वो 108 वाला साइकिल तोड़ना चाहते हैं तो आपको अपना कर्म पता होना चाहिए, और जिस जन्म में आपने वो कर्म खत्म कर दिया तो आप वो भगवान से मिल जाएंगे, उस एनर्जी से आप मिल जाएंगे फिर आप। तो ये बेसिक हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छा है। तो आपने इस तरह से वास्तु को शुरू किया, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा टिप दे दीजिए वास्तु के बारे में। वास्तु क्या है पहले तो ये ओरिजिन इसका। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि अभी क्या हो गया ना कि हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री इतनी डिस्टॉर्ट हो गई है और कल्चरली हम लोग इतना पिछड़ गए हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा परदादा से ट्रेवल नहीं हुई है। हम बहुत सारी चीज़ें घर पे करते हैं बट हमें उसका मूलभूत ये नहीं पता उसका लॉजिक क्या है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। हमारे घरों में शायद सबको थोड़ा थोड़ा ऐसा अंधविश्वास बोला होगा कि चप्पल सीधी रखा करो, चप्पल एक उधर चप्पल एक इधर नहीं होनी चाहिए। हमने सुना होगा। इसका रिलेशन वास्तु से है। अच्छा, सिंपल चीजें हैं जिनका हम लोग, हमारे पेरेंट्स हमें डांटते थे, ऐसा मत करो, वैसा मत, कपड़े इधर मत फेंका करो, सीधे रखो, तह करके रखो, उसको फोल्ड करके रखो प्रॉपर्ली। उसको अंधविश्वास का नाम दे दिया गया, क्योंकि कोई वो लॉजिक उसके साथ ट्रेवल नहीं हुआ है, कभी पता नहीं है, लॉजिक ट्रेवल ही नहीं हुआ उसके साथ। अच्छा, तो मैं आपको एग्जांपल अब बताता हूँ इसका मूलभूत वास्तु क्या है। उसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल चीज बहुत हमें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हमारे माइंड की 2 इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं। मैं ज्यादा इसको साइंटिफिक और ज्यादा मेडिकल साइंस में नहीं जाऊंगा, मैं हाई लेवल रखूंगा इसको। हमारे माइंड की 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल ठीक है। अब कॉन्शियस माइंड से हम लोग वो सब काम करते हैं जिसके बारे में हमें अवेयरनेस होती है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वर्ड्स चूज कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो मैं कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ। मैं सर हिला रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, तो वो मेरा कॉन्शियस माइंड डिक्टेट कर रहा है मेरी बॉडी को। बिल्कुल। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो मेरे इंटरनल बॉडी के कंपोनेंट्स को रन कर रहा है। अभी मैं अपने हार्ट को तो नहीं बोल सकता कि भाई तुम इतनी बार बीट हो, मेरा ब्लड प्रेशर इतना लेवल पे रहे, मेरा मसल ग्रोथ इतना हो, मेरे हार्मोन्स इतने ही होने चाहिए। अगर ऐसा होता तो हम कोई बीमारी नहीं पड़ता कभी। बिल्कुल। तो प्रोग्राम्ड होते हैं, प्रोग्राम्ड होते हैं, बट कोई ना कोई तो चला रहा है इसको अंदर से। तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो इन बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब एक नेक्स्ट लेवल क्या है इसका, अब ये तो हमने समझ लिया और हम एग्री भी करते हैं, हाँ सबकॉन्शियस माइंड बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, चला रहा है। मैं सिंपल एग्जांपल बहुत जगह ये यूज करता हूँ और समझने के लिए बड़ा आसान होता है कि अगर आपने म्यूजिक शोज देखे होंगे, सिंगिंग शोज देखे होंगे, तो सिंगिंग शोज में कभी बार क्या होता है कि खासकर इंडियन सिंगिंग शोज में बहुत होता है, सिंगर ने गाना गाया और जज रोने लग गया, अचानक से उनके आंसू निकल आते हैं, या जज कहता है कि भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्स आ गए। तो अब जज ने तो नहीं बताया अपनी बॉडी को कि भाई मुझे गूज़बम चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो वो गूज़बम्स कैसे आए? वो आए सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड ने उस गाने को, उसकी आवाज को फील किया और उसके रिस्पॉन्स में गूज़बम्स हुए। तो सबकॉन्शियस माइंड ने स्किन को डिक्टेट किया कि भाई दिस इज द वे आपको रिस्पॉन्ड करना है। बिल्कुल। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टिमुलेट होता है एक्सटर्नल एनर्जी से। अब बाहर से कोई भी एनर्जी आपके अगल बगल है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टिमुलेट हो रहा है उससे, इंटरैक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। अब आप देखिए कि हम अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में रहें, अगर आप पहाड़ी पे रहेंगे, अगर आप जंगल में रहेंगे, आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट में हैं,
ठीक है, प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर लेती है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली स्टिमुलेटेड है। बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में डॉक्टर जब किसी इसको पेशेंट को देखते थे, तो अगर काफ़ी सारी दवाइयों के बाद इलाज ना हो, कुछ इंप्रूवमेंट ना हो, तो उनको बोलते थे आप जाके थोड़ा हिल स्टेशन पे रह के आइए। अच्छा, हाँ, ये बहुत लोगों ने सुना होगा। हिल स्टेशन पे कोई मैजिक नहीं होता है। हिल स्टेशन क्या है कि आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टिमुलेट हो रहा है और बॉडी को प्रॉपर सिग्नल दे रहा है, तो बॉडी फिर क्या होती है, रिकवरी फास्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सचिन जी, ऐसा है कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपकी पसंद का एक गीत सुना देते हैं आपको। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान
शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड आरंभ है प्रचंड आरंभ है प्रचंड Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। जी, सचिन जी की पसंद का हमने गीत सुना और बहुत ही अच्छा गीत था। आरंभ पहला ही सॉन्ग आरंभ हो गया। बिल्कुल। अब हम सचिन जी की पसंद पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम श्रोताओं को याद दिला दें कि आज की पहेली क्या है, क्योंकि बोनंजा ऑफर है आज के लिए। तो उनके लिए जो सॉन्ग हमने पहले चलाया था, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है, भाई दूज के इस उपलक्ष्य पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो सॉन्ग जो है वो किस मूवी का है, और बड़े बड़े प्राइजेस हैं। सर आप बोल दें। बड़े बड़े प्राइजेस हैं। एक तो ये है भूल भुलैया, जो भूल भुलैया 3 जो 1 नवंबर को रिलीज़ हुई है, उसके 2 डबल पास हैं। तो 2 लोगों को 2 पास मिलेंगे। और इसके अलावा हम कलर्स ऑफ इंडिया के रेस्टोरेंट के डिस्काउंट हैं, 50% डिस्काउंट अप टू 6 पीपल। इसके 2 टिकट हैं, 2 वाउचर्स हैं। इसी तरह से 2 वाउचर्स हैं 30% डिस्काउंट के। उसके अलावा आप जितने लोग सुन रहे हैं सबको 10% डिस्काउंट। अच्छा, तो इसके साथ साथ हम जरा सचिन जी के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये जो आपने गीत सुनवाया, ये आपको क्यों अच्छा लगता है? इस गीत के लिरिक्स अगर आप बहुत ध्यान से सुने और उनको समझें, अगर कोई भी समझना चाहे, तो बड़ा ही प्रोवोकेटिव है, एक जोश वाला है, इंस्पिरेशनल है। और आपको एक मैसेज मिलता है इसमें। एक छोटी सी लाइन है उसमें, अगर आप ध्यान दें तो इसमें लिखा है, आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। अच्छा, तो इतना एक फोकस अपना हमें डेवलप करना है कि अगर आपको जो भी चाहिए उस पे आप पूरा फोकस लगाइए, धनुष के बाण पे उतार दो। अगर आपको जान भी देनी है तो उसको धनुष के बाण पे उतार दो बस। और एक फोकस्ड पर्सपेक्टिव से चलो और आपको वो अचीवमेंट मिलेगी, आपको लाइफ में वो मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने बाण को, उस तीर कमान को चला तान कर रखा हुआ है कि वास्तव में आप कुछ न कुछ लोगों को प्रेरित करते रहेंगे और अच्छी तरह रहने का प्रयास करेंगे। आपने 2 बातें मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, जो दिनचर्या की बातें हैं, कि बच्चे क्या करते हैं कि अपना कपड़े उतारे ऐसे फेंक दिया, जूते चप्पल ठीक से नहीं रखते हैं। लेकिन ये सारी बातें एनर्जी लेवल घर का चेंज करने में आती हैं। जी। तो आरंभ, जैसे सॉन्ग था आरंभ, तो अब मेरे मन में यह आ रहा है कि जो वास्तु है उसका भी कहीं ना कहीं से आरंभ हुआ। जी। तो नॉर्मली हमारे बच्चों को ये रहता है कि अगर ये बोल रहे हैं तो ऐसे प्रैक्टिस इन वोग है, या ये अंधविश्वास भी हो सकता है। हमारे वेदों से
कैसे जुड़ा हुआ है वास्तु, और आरंभ इसका कहाँ से हुआ या ओरिजिन कहाँ से हुआ? साइंटिफिक आपने बोला इसको, लेकिन वेदों में भी इसका कहीं रहा होगा ताकि बच्चे हमारे उससे रिलेट कर पाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका अगर आप देखा जाए तो वास्तुशास्त्र का, मैं जैसे आपको एक थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता दूं। जैसे हमने अभी माइंड की बात की और हमने कर्म की बात की, तो अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस लें तो हम अपना एक कर्म निभाने आए हैं। जी जी, ठीक है। जैसे हम एक गाड़ी चलाते हैं तो हमें एक जीपीएस की जरूरत पड़ती है अनजान रास्ते पे जाने के लिए, ठीक है, डायरेक्शन। तो हमारे भी शास्त्र वेद वैसे ही हैं, एक डायरेक्शनल प्रोसेस है कि भाई हमारे यहाँ अगर आप कर्म करने आए हो, पहले तो अपना कर्म जान लो, फिर उस रास्ते पे चलो, कर्म के रास्ते पे चलो, ठीक है। तो अगर आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपका अगर कोई भी कर्म है, ठीक है, उस कर्म की पूर्ति के लिए, उस कर्म में आगे बढ़ने के लिए आपको एक राइट एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। जी, ठीक है। जैसे हम सब ने अभी बात की सबकॉन्शियस माइंड कैसे स्टिमुलेट होता है। अगर आप सही एनवायरनमेंट में नहीं हैं तो आप हमेशा फोकस से हटते जाएंगे और आप कभी भी अपने पाथ पे डायरेक्ट नहीं चल पाएंगे। आपको हमेशा डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, रोड ब्लॉक्स आएंगी, ठीक है। अब वास्तु का रिलेशन एक लेवल पे इस पे भी आता है। जैसे हमारे शास्त्रों वेदों में ये लिखा है कि हम जैसे परम सत्य को क्या मानते हैं, परम सत्य हमारा शक्ति है। हम उसी शक्ति से आप भी बने, उसी शक्ति से मैं भी बना हूँ, इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि मैं वो शक्ति आप में देखता हूँ, ठीक है। तो शक्ति सब जगह है, सभी प्राणियों में है, सभी चीजों में है। हम उसी शक्ति से, हम इस टेबल पे भी कोई बनाए हुए हैं, इस चेयर को भी उसी शक्ति से बना हुआ है, ये चार दीवारें भी उसी शक्ति से बनी है, सब चीज उसी शक्ति से बनी है। क्योंकि हमने कंपोनेंट सारे इस प्रकृति से ही लिए हैं। मिनरल्स यहीं से आए हैं, आयरन वहीं से आता है, ठीक है, हवा वहीं से आती है, पानी वहीं से आता है, सब कुछ यहीं से आता है। वही उसको ऑर्गेनाइज करना, वही हमने एक मैन मेड स्ट्रक्चर अपने यहाँ बनाए हैं। अब डिफरेंस कहाँ आता है कि प्रकृति, जैसे मैंने पहले बताया, प्रकृति अपने आप नेचुरली बैलेंस्ड है। मैन मेड चीजें नेचुरली बैलेंस नहीं होती हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए वास्तु एक प्रिंसिपल्स बनाता है, ने बनाया है कि जिससे वो अलाइनमेंट होता है कि भाई आपकी मैन मेड चीजें और आप नेचुरल से आप कैसे जुड़ सकते हैं। जैसे योगा है, योगा भी एग्जैक्टली वही है कि आप अलाइनमेंट कर रहे हैं कॉस्मिक यूनिवर्स के साथ। आपने प्रिंसिपल्स की बात की जी, कि वास्तु कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो उस पे थोड़ा सा बताएं कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। बेसिक प्रिंसिपल वास्तु का जैसे 5 तत्वों पे आधारित है। वास्तु का प्रिंसिपल ये है कि हमारी जो पूरी प्रकृति है वो मूलभूत 5 एलिमेंट से बनी हुई है, ठीक है। उसको बोलते हैं वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। उसी में मिल जाना है, उसी में मिल जाना है, ठीक है। तो ये 5 चीजें जो हैं, इसी से सब कुछ बना हुआ है और इसी को साइकिल ऑफ लाइफ और साइकिल ऑफ बैलेंस बोलते हैं। जी जी, ठीक है। तो ये 5 जो तत्व होते हैं, यही बैलेंस करने होते हैं हर घर में। यही 5 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल भी बैलेंस्ड हैं। आप किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट में चले जाएं तो ये प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है। तो हर चीज़ में यही आपको 5 चीज़ें मिलेंगी। तो वास्तु का प्रिंसिपल यही है कि इन 5 चीज़ों को अपने आप घर में बैलेंस कर ले तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक राइट पाथ पे स्टिमुलेट हो जाएगा और आप जो कर्म करने आए हैं वो कर्म के उस रास्ते पे आप इतनी स्पीड से चलेंगे कि वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा और आप फास्ट ग्रोथ कर पाएंगे। मीन्स एक वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट है उसमें, वो चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, सोलफुल हो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा सचिन जी, ये बताइए कि कुछ टिप्स देना शुरू करिए कुछ की, जैसे कि आपने पहले तो टिप्स तो एक तो दे दिया कि चीज़ों को ठीक से संभाल कर रखना चाहिए अपनी जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं अभी वास्तु का जो टिप्स हैं, अब सिंपल चीज़ बता दूं। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, क्वेश्चन पहले बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, मैं थोड़ा सा उस पर टच कर लेता हूं कि लोग पूछते हैं कि भाई हमने तो घर बना लिया, अब क्या करें, घर जब बनाया था तब तो कंसल्ट नहीं किया, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हमें डिमोलिश नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। तो ऐसा नहीं है कि वास्तु खाली नए घर में ही हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप जब घर बना रहे हैं तब अगर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करके घर बनाएं तो उससे उत्तम कुछ नहीं है, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने घर बना लिया तो उसके बाद आप वास्तु बैलेंस नहीं कर सकते। कर सकते हैं, वास्तु में बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। 95-96% घर रेमेडी से बैलेंस हो सकते हैं। इस पे काफ़ी रिसर्च हुई है, हम भी रेगुलर रिसर्च करते हैं, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट दुनिया में रिसर्च करते हैं, फिर हम अपनी रिसर्च को शेयर करते हैं। तो वास्तु बैलेंस हो सकता है। इसमें 2 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बिना तोड़फोड़ के नहीं हो सकता, जिसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना पड़ता है। खाली 2 केसेस ऐसे होते हैं जो मैं आपके सुनने वालों को बताना चाहूँगा। एक नॉर्थ ईस्ट करके डायरेक्शन होती है,
अगर हम घर के सेंटर पॉइंट से देखें, घर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं वास्तु में। अगर आप सेंटर पॉइंट से देखें तो एक डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में किचन और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की सीट, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं वास्तु के हिसाब से, जिसमें काफी सारे हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं। अब हेल्थ इम्पैक्ट का मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ही डाइवर्टेड है और सही काम नहीं कर रहा तो वो बॉडी को भी सही सिग्नल नहीं देगा, तो बॉडी हेल्थ इम्पैक्ट कर जाती है। और नॉर्थ ईस्ट, हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स करता है। अच्छा, लेकिन ये कुछ इसमें ये बताइए कि आपने टॉयलेट और किचन की बात की कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, और सवाल ये है कि घर का जो स्ट्रक्चर है वो आपने स्क्वायर मानकर चला जी, स्क्वायर मानकर चला, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की बात कर रहे हैं, या मतलब थोड़ा सा ये रिलेटिव हो गया ना कि सेंट्रल जगह है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट है जी या साउथ ईस्ट है, जो भी है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को। इसीलिए शायद आपकी ज़रूरत है कि आप बता सकें कि ये कौन सा डायरेक्शन है। मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा, और मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मुझे इससे पैसा कमाना है, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा। ये ऐसा लोग आजकल क्या आता है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स में वास्तु ज्ञान, वास्तु टिप्स बहुत मिल जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है क्योंकि लोग जब अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस में देखें, अगर हम सेल्फ मेडिकेशन करें तो उसमें इलाज नहीं हो सकता, ठीक है, वो बहुत रिस्क हो जाता है अगर हम अपनी हेल्थ का रिस्क लेना चाहें तो। वास्तु में भी वही हाल है। अगर आप सब लोग अभी कोई अगर खुद से वास्तु करने लगे, गूगल पे, यूट्यूब पे टिप्स देख के, उसमें कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम स्वास्तिक का बहुत प्रचलन है हमारे शास्त्रों में, और हम बहुत लोग यूज करते हैं स्वास्तिक का। हम पूजा के समय स्वास्तिक पहले बनाते हैं, स्वास्तिक मंदिर में हम अपने स्वास्तिक बनाते हैं, या घर में हम लोग स्वास्तिक रखते हैं। अब काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि स्वास्तिक का अर्थ क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो मैंने रिसेंटली अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग भी लिखा है इसके बारे में बहुत डिटेल में। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की, मैं हर जगह जाके यही समझाता हूँ कि स्वास्तिक का अर्थ क्या है। स्वास्तिक एक्चुअली क्या है, अगर आप समझें इसको, जैसे हम एनर्जी की बात करते हैं पहले, स्वास्तिक एक टूल हमारे गुरुओं ने बनाया, हमारे रिसर्चर्स ने हजारों साल पहले बनाया, जिससे आपकी एनर्जी 108 टाइम्स एनहेंस होती है। अच्छा, जहां भी आप स्वास्तिक बनाएंगे और अच्छे से अगर बनाएंगे उसको, तो आपकी एनर्जी 108 टाइम बढ़ जाएगी उस जगह की, उस जोन की। अब लोग क्या करते हैं कि स्वास्तिक को एक धार्मिक चीज समझ के हर दीवार, हर कोने में स्वास्तिक बना देते हैं। अब आप सोचिए कि जहां एनर्जी एनहेंस नहीं भी करनी है, वहां भी 108 टाइम एनर्जी एनहेंस हो गई। अच्छा, तो इसे कहाँ बनाना चाहिए अभी बता दीजिए। हाँ, स्वास्तिक का काम है एनर्जी एनहेंस करना। अच्छा, ठीक है। अब मैं कहाँ की एनर्जी एनहेंस करना चाहता हूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी एनहेंस करना चाहता हूँ, इसीलिए वो मैं नॉर्थ ईस्ट में ही रखूंगा खाली। अच्छा, मैं उसको और जगह नहीं रखूंगा जब तक कि मुझे को एनर्जी कहाँ एनहेंस करनी है। इसीलिए वास्तु स्पेशलिस्ट एनर्जी बैलेंसिंग का पूरा स्टडी करके घर का ये देखते हैं कि कहाँ एनर्जी कम है, कहाँ एनर्जी ज्यादा है। कहीं भी किसी भी दीवार पे लगाने से उसका नुकसान भी हो सकता है। स्वास्तिक हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा, तो नॉर्थ ईस्ट में किसी वॉल पर आप उसे लगा सकते हैं। प्रेफर्ड है नॉर्थ ईस्ट पे लगाना। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर किसी की किचन और ये जो टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो वो क्या करे? उनको वहां से उसको हटाना ही पड़ेगा। इसका कोई वास्तु उपाय नहीं है। मैं यूनिट में रहता हूँ सर, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा तो ऐसे। हाँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने केसेस ऐसे देखे हैं जिनका कॉन्सिक्वेंस बहुत डेंजरस हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें यूनिट लेना है तो फिर ये चीज ध्यान में पहले रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार ले लिया फिर तो हाँ जी, हर घर में ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे मैं बोलता हूँ कि वास्तु में भी किचन टॉयलेट हर जगह होना भी सही नहीं होता है, बट लेकिन उसके उपाय होते हैं। हम उसको रेमीडिएट कर सकते हैं उसकी नेगेटिव एनर्जीज को। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में उसका कोई उपाय नहीं है। कोई वास्तु शास्त्री, कोई गुरु, कोई कुछ भी बोल दे आपको, कभी भी आप विश्वास मत कीजिएगा किसी पे भी, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल केसेस पे स्टडी करके इसको देखा है। मेरे पास अभी भी केसेस हैं जिनका इलाज नहीं हुआ क्योंकि वो लोग हटाना नहीं चाहते उसको। अच्छा, ये बताइए कि ये कहाँ होना चाहिए फिर? किचन और टॉयलेट। किचन की सबसे बेस्ट लोकेशन होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट होता है आपका कैश फ्लो
और अग्नि का कोण होता है वो, वहां पर किचन होना सबसे बेस्ट है। साउथ ईस्ट कॉर्नर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम जैसे आपने बोला घर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, हम एक्चुअली स्क्वायर रेक्टेंगल्स नहीं देखते। ठीक है, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी चीज स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होती है। ये स्क्वायर रेक्टेंगल एक मैन मेड चीजें हैं, क्योंकि अगर आप प्रकृति में देखें तो सब कुछ ओवल और गोल है। बिल्कुल ठीक है, मतलब हम लेकिन घर ओवल गोल नहीं बनाते। ठीक है, हम बनाते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल में। तो हम क्या करते हैं, सेंटर जोन से हम उसको ये देखते हैं कि उस 360 डिग्री में घर को डिवाइड कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हमारे को गोल ओवल ही देखना है। तो सेंटर पॉइंट से पूरा घर 360 डिग्री में डिवाइड होता है। तो हर डिग्री में फिर एक जोन होता है। जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट एक जोन है, साउथ ईस्ट एक जोन है, साउथ वेस्ट एक जोन है, ऐसे बहुत सारे जोन है। टोटल 16 होते हैं। ठीक है, 16 जोन्स का पूरा मैपिंग होता है और फिर हर जोन की फिर एनर्जी बैलेंसिंग होती है, और हर जोन की एनर्जी कम या ज्यादा होने से उसके इफेक्ट भी वैसे ही पड़ते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। तो वहां की अगर एनर्जी, अब देखिए टॉयलेट, आप पूछेंगे टॉयलेट होने से क्या होता है नॉर्थ ईस्ट में। अब टॉयलेट का काम क्या है, टॉयलेट फ्लश आउट कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड आपका हार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी फ्लश आउट हो रही है, तो वो क्या काम करेगा, वो कुछ नहीं काम कर सकता। चलिए सचिन जी, ऐसा है कि इसी के साथ हम आपको आपकी पसंद का एक और गीत सुनाते हैं, और साथ में हम लोगों को याद दिला दें कि बहुत सारे जवाब आ गए हैं हमारे पास अपनी पहेली के। अगर आपको फिल्म के टिकट जीतने हैं या डिस्काउंट वाउचर चाहिए 50% या 30%, 10% तो आपको मिला ही हुआ है। तो आप जल्दी से ये बताइए कि फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है किस फिल्म से लिया गया है? अच्छा, आप चाहें तो इससे, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आप इस पर मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं। 0413-385-976 नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 0413-385-976। और ये लीजिए सचिन जी की पसंद का एक और गीत। Gumsum gumsum guppa chup, gumsum guppa chup, gumsum guppa chup, gumsum guppa chup. Hal chal ho gई शेरी, गौ से है मेरी चुप, हल चल हो गई शेरी, कैसी है गuppa chup, प्यारी प्यारी चेहरे पर, कैसी सी इशारा, देखा मेरी आंखों में है, सबसे कोई प्यारा, हमसे हो रही ना तू शर्मा, कैसे हमसे जरा, हमसे हो रही ना तू शर्मा, कैसे हमसे जरा, कहना ही क्या अनजान सी जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं, अब क्या करें क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानो, अब क्या करें क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। कुछ तुम हो जाते हैं यूं गुम, नैनों से बरसे रिम झिम हम पे प्यार का सावन, शर्म थोड़ी थोड़ी हमको
थोड़ा थोड़ा हम पे शोख हवा भी कर जाए, ऐसी चले आंचल उड़े दिल में एक तूफान उठे, हम तो लुट गए खड़े ही खड़े, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं, अब क्या करें क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, गुमसुम गुमसुम गुपचुप, गुमसुम गुपचुप, गुमसुम गुमसुम गुपचुप, गुमसुम गुपचुप, हल चल खो गई तेरी, कौन सी है तेरी चुप, हल चल खो गई तेरी, कैसी है गुपचुप, प्यारी प्यारी चेहरे पर सीधी सी शरारत खाली आंखों में फंसा कोई प्यारा, हमसे हो रही ना तू शर्मा, कैसे हमसे जरा, हमसे हो रही ना तू शर्मा, कैसे हमसे जरा, इन होठों ने मांगा सरगम सरगम, तू और तेरा ही प्यार है, आंखें ढूंढे है जिसको हरदम हरदम, तू और तेरा ही प्यार है, महफिल में भी तन्हा है दिल ऐसे तुझको खोना दे, डरता है ऐसे ऐसे, आज मिली ऐसी खुशी झूम उठी दुनिया ये मेरी, तुमको पाया तो पाई जिंदगी, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं, अब क्या करें क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, कहना ही क्या। स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर कलर्स ऑफ इंडिया का संदेश। और अभी हमने सॉन्ग सुना कहना ही क्या, तो आपकी पसंद का कहना ही क्या जी A.R. रहमान जी के म्यूज़िक में बॉम्बे फिल्म का सॉन्ग था ये। सचिन जी, आपसे बात हो रही थी तो आपने ये तो बताया कि घर अगर हमने बनाना है तो उसके हिसाब से हम सेंट्रल पॉइंट से देखें कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा टॉयलेट या किचन तो नहीं है। कई बार हमारे पास स्पेस छोटी होती है और उसी में हमें सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अपार्टमेंट है या छोटी स्पेस है तो वो इक्वली उस पे भी उसी तरह से एप्लीकेबल सेम एप्लीकेशन है इसका। सेम एप्लीकेशन कमर्शियल स्पेस में भी वही सेम एप्लीकेशन होता है। जी जी। घर कैसा भी हो, कितने फ्लोर का भी हो, सब सेम एप्लीकेशन है, सेम लॉजिक है। अगर सेम ऑफिस
ऑफिस स्पेस एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऑफिस में भी प्रोडक्टिविटी चाहिए लोगों की, एफिशिएंटली वो काम करें। उसमें लॉजिक सब सेम रहता है, बेसिस सब सेम रहती है, बट उसका ऑब्वियसली आपका क्या होता है ना कि उसमें आउटकम डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम वास्तु की ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लेयरिंग होती है। अगर ऑफिस में देखा जाए तो एक लीगल डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, तो उनके जो काम है उसके हिसाब से वो जिस डायरेक्शन में बैठे या डायरेक्शन को फेस करें उससे भी उनका आउटकम और आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, बॉस कहाँ बैठे, हाँ, उनका क्या काम है एक्चुअली। अब अगर बॉस अगर एक गलत डायरेक्शन में बैठ गए और गलत डायरेक्शन को फेसिंग कर रहे हैं तो उनका फिर वो रीच नहीं होगा कस्टमर से लिंकिंग टूट जाएगी उनकी। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमने रिसर्च में भी देखी हैं, हमने अपने केस स्टडीज में देखा है, अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है, तो ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। जी, अब मतलब घर बन गया या ऑफिस बन गया, उस समय हमें कॉन्सेप्ट नहीं था वास्तु का, अब हमें कॉन्सेप्ट हो रहा है और हम उसमें कोई सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि रेनोवेशन के बगैर हम कोई रेमेडीज ला पाएं? बिल्कुल, क्योंकि रेनोवेशन में भी बहुत कॉस्टली हो जाएगा। नहीं, एब्सोल्युटली, या हो सकता पॉसिबल ही ना हो। जी बिल्कुल। मैंने इस पे थोड़ा सा अभी टच किया था पहले कि 95% केसेस में बिना तोड़ फोड़ के रेमेडिएट हो जाता है और एनर्जी बैलेंस हो जाती है। जैसे मेरा अपना है, मैं उसको भी ध्यान में रख रहा हूँ। मैं यूनिट में हूँ, अब मैंने यूनिट ले लिया, तब मुझे मालूम नहीं था कि वास्तु की मुझे देखना है, लेकिन आज मैं अवेयर हो गया कि वास्तु के हिसाब से मुझे चलना है। लेकिन मैं यूनिट को अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कुछ रेमेडीज अगर आप सजेस्ट करें। बिल्कुल। मैंने जैसे बताया कि वो हर घर का जो मैप होता है उसके फ्लोर प्लान के हिसाब से वो किस डायरेक्शन में है, क्या फेसिंग है, एंट्री डोर कहाँ है, किचन टॉयलेट्स कहाँ पर हैं, उसके हिसाब से वो रेमेडिएशन उसका पॉसिबल होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का खाली रेमेडिएशन नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट का कोई रेमेडिएशन नहीं होता है। वो एक एक्सट्रीम केसेस है जिसमें कोई इलाज नहीं है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब इंसान कितना बर्दाश्त करे वो तो इंसान के ऊपर ही चॉइस है। मैंने जैसे मेरे एक आधा क्लाइंट थे जिनके साथ ये सिचुएशन थी, तो मैंने उनको एडवाइस किया, फिर कॉल उनका है कि उनको क्या करना है। ठीक है, अब ये है कि यूनिट का टाइम खत्म हो जाए तो फिर हम दूसरा प्लान कर सकते हैं। मैं अगर आपको इसका लीज है उसका फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अगर आपको इसका थोड़ा सा हिंट दूं कि कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं कि इंसान, मतलब मैं डराना नहीं चाहता किसी को, हेल्थ बहुत खराब हो जाती है, एक्सट्रीम हेल्थ खराब होती है। कैंसर एक बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर देखा गया है ऐसे घरों में जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट होता है। अच्छा, बहुत ही कॉमनली देखा गया है। हॉस्पिटल के बहुत चक्कर करते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे 99% केसेस में देखा गया है कि वो मेडिकल और हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सम एक्सटेंट डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब कोई जाता है, टेस्ट करवा के आता है, टेस्ट सारे नॉर्मल है, फिर भी बंदा बीमार है। तो ये वैसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये एक एक्सट्रीम केस है जिसमें कोई इलाज नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। जी। बाकी सबका पॉसिबल है। और एक भ्रांति ये भी है कि वास्तु की वजह से हो सकता है थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती हो, तो क्या आउट ऑफ प्रोपोर्शन उससे कॉस्ट बढ़ जाती है, या आपने जैसे बेनिफिट बोला उसके आगे तो कोई चीज़ है नहीं है कि हमारा हेल्थ अच्छा हो जाता है उससे? फाइनेंशियल हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। एक होता है ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कुछ लोग उस तरह से चलते हैं कि वास्तु अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो उसका एडिशनल कॉस्ट आएगा, सो उतना ज़्यादा तो नहीं। रेमेडीज बहुत सिंपल हैं। अगर मैं आपको छोटे छोटे रेमेडीज बताऊं, हम कलर थेरेपीज करते हैं जिसमें हम लोग कलर टेप्स लगाते हैं। कलर टेप्स का क्या कॉस्ट होता है? कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। मैं कहता हूँ कि अगर मैंने जो बेनिफिट्स देखे हैं, जो मैंने अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट्स देखे हैं लेते हुए, उसके हिसाब से ना तो कंसल्टिंग का कोई कॉस्ट है, ना तो रेमेडीज का कोई कॉस्ट है इतना। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये माइंडसेट थोड़ा सा स्विच होने में थोड़ी दिक्कत होती है। उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने के लिए तैयार तभी होंगे जब उनको बेसिक्स, जैसे ओरिजिन हमने आपसे पूछा जी, उस तरह से अवेयरनेस होगी। या जैसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उसको अगर मालूम ही नहीं होगा कि वास्तु हमने अडॉप्ट करना है, ये हमारे वेदों में भी इसका वर्णन है, उस हिसाब से अवेयरनेस की कमी हो सकती है। मैंने वो बहुत सारे लोगों को देखा है जो बेनिफिट जिनको मिलते हैं, फिर वो आगे जाके 10 लोगों से बात करते हैं। जी। क्योंकि बेनिफिट्स ऐसे मिलेंगे कि मैं 2 लेवल पे एग्जांपल देता हूँ, या 2 या 3 लेवल पे। मेंटल क्लैरिटी बहुत हो जाती है। आप बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलेंगे जिनका क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत एक्सट्रीम होता है। उनको पता है एग्जैक्टली उनको क्या करना है, कंट्रोल में है सिचुएशन में है। जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, मैंने अपना घर का जब वास्तु ठीक किया, मेरी मेंटल क्लैरिटी इतनी बढ़ गई, मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे कब क्या करना है।
मैं नहीं कहता हूँ कि मैं एक्सट्रीम लेवल पे हूँ, मेरा भी एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं कि ऐसे हालात चलाते हैं आपको और फिर आप हालात को कंट्रोल करते हो। उस तरह से कह सकते हैं। आपका एक वो मेंटल फोकस अच्छा आ जाता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत अच्छा आ जाता है, हेल्थ इंप्रूवमेंट्स आ जाते हैं। हेल्थ इंप्रूवमेंट्स कैसे आएंगे? आपके अगल बगल की एनर्जी बैलेंस हो गई। जैसे मैंने आपको 5 एलिमेंट्स की बात बताई, हमारी बॉडी में भी वही 5 एलिमेंट्स है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक हमारे पेट में आग है ना, सब लोग बोलते हैं। वो अगर आग एक्सट्रीम हो जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है। अच्छा, एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है सचिन जी, कि ये जो आप सेंटर पॉइंट डिसाइड करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा एक्सटेंशन एक साइड में हो गया, दूसरा एक्सटेंशन दूसरी साइड में हो गया, तो ये आप जो सेंटर पॉइंट लेते हैं तो कैसे लेते हैं उसे? आप पूरी स्लैब पर डिपेंड करता है सेंटर पॉइंट कहाँ पर होगा? जी, सेंटर पॉइंट डिपेंड करता है। ज्योमेट्रिकली हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे घर के 4 कोने हैं, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, या किसी भी शेप में घर है, ठीक है, तो 4 दीवारें जहाँ पर जो है उसको एक एज अ सर्कमफ्रेंस लिया जाता है और वहाँ से सेंटर पॉइंट को ड्रॉ करते हैं हम लोग। अगर एल शेप में हो तो तब भी करना पड़ता है, क्योंकि एल शेप में क्या होगा ना आपको, कि आपका एल शेप में जो एल की शेप में आ रहा है उसको हम पूरा रेक्टेंगल बना देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वहां से सेंटर पॉइंट पे ड्रॉ हो जाता है। अच्छा, ठीक है। आपने अच्छा सवाल पूछा। एल शेप वाले में फिर में क्या होता है ना, जैसे आप एल शेप में हैं तो जहां पर आपका, मैं वर्बली इसको कैसे समझाऊं, जिस एरिया में कुछ है नहीं, घर नहीं है या 4 दीवारी नहीं है, वो एरिया की एनर्जी पूरी लो होगी, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो वहां एनर्जी एनहांस करनी पड़ती है फिर बैलेंस लाने के लिए। ठीक है, वो कॉर्नर कट जाता है, जहां एल का कॉर्नर आ गया वो कॉर्नर कट गया आपका, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं अब, आपको पार्ट भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर वो साउथ ईस्ट कॉर्नर है, साउथ ईस्ट कॉर्नर हम वास्तु में बोला जाता है फायर का कॉर्नर है जो कैश फ्लो देता है। अब जो इंसान एल वाले प्लॉट में रहेगा और उसका साउथ ईस्ट कॉर्नर में वो कॉर्नर कटा हुआ है, उनका कैश फ्लो में दिक्कत आएगी। ठीक है, पैसा फंस जाएगा, ठीक है, उधार दिया वापस नहीं आ रहा है, वैसे सिचुएशंस हो जाती हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके। ठीक है, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात की आपने। चलिए इसी के साथ साथ आगे चलते हैं और आपका एक और गीत सुनाते हैं। लेकिन इसके पहले हम बता दें कि दोस्तों हमारी पहेली अभी भी जारी है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 रों में मेरी बहना है कौन सी फिल्म से लिया गया है। तो उसके प्राइजेज हैं भूल भुलैया 3 फिल्म जो 1 तारीख को रिलीज़ हुई है, उसके 2 डबल पास, 50% डिस्काउंट कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट के वाउचर्स का, 30% डिस्काउंट वाउचर का और 10% तो सभी के लिए है, सबके लिए। तो इसी के साथ साथ हम आपका ये गीत मेरा कुछ सामान सचिन जी ने मेरा तुम्हारा
Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. अब बताइए राजेश जी, आप कुछ पूछने वाले थे। सचिन जी, बहुत बढ़िया सॉन्ग था ये। अभी मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, बहुत ही डीप मीनिंग सॉन्ग, बहुत डीप मीनिंग है और मास्टरपीस है आर.डी. बर्मन, आशा भोसले जी का। हम गानों से अपनी लाइफ को बड़ा रिलेट करते हैं जी, तो कहीं इस सॉन्ग के पीछे कोई कहानी है क्या? कहानी तो नहीं, मेमोरी है मेरी और मेरी वाइफ जब हम लोग डेट किया करते थे तो उस टाइम का सॉन्ग है, तो मुझे बड़ा ये रिलेट होता है और इसका मीनिंग मेरी लाइफ में उस लेवल पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे जो वो दिन थे मेरी वाइफ के साथ के दिनों के, हम नए नए कॉलेज से निकले थे, फर्स्ट जॉब शुरू किया था। फिर तो सामान साथ में ही है। हाँ जी, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो उससे बड़ा रिलेशन है मेरा। और इससे पहले भी जो हमने बॉम्बे का गाना बनाया, वो भी मेरे लाइफ में बड़ा एक मेमोरी का काम करती है, तो उससे मेरे ब्रदर की मेमोरी कनेक्टेड है। तो लाइफ ऐसे जैसे आपने बताया वो बिल्कुल सही है, गाने हमें अपनी लाइफ की वो रिलेट कराती हैं और याद दिलाती हैं। याद रहता है वो गाना आपने पहली बार कहाँ सुना था। हाँ, उससे लाइफ का एक मोमेंट कनेक्ट हो जाता है आपका। जी। जैसे वो अल्ताफ राजा के सॉन्ग्स आए थे, तो मैं कहीं जॉब करता था, पहली बार मैंने बस में वो सॉन्ग सुना था और उसमें एक बड़ा कॉमेडी सॉन्ग था। पता नहीं मुझे मारा लोगों ने, ये मुंह मेरा तोड़ के रख दिया, यारों मैंने पंगा ले लिया। मैं इतना हंसा मतलब बस में उस दिन, और आज भी मैं रिलेट करता हूँ कि पहली बार मैंने वो सॉन्ग सुना और मैं अपने ही अंदर से इतना हंसा उसको सुन के। तो उस तरह से गानों से हम रिलेट करते हैं अपने आप को। अच्छा, तो राजेश जी ऐसा करते हैं, सचिन जी वास्तु की बात तो हम लोगों ने काफ़ी कर ली, और आप से अगर कोई संपर्क करना चाहे तो आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह बता दें। जी बिल्कुल, अगर मुझसे कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है वास्तु कंसल्टिंग के लिए, मेरी एक वेबसाइट भी है balanceandbliss.com.au और मेरा नंबर है 0433037155, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ हम एक और स्पॉन्सर का मैसेज सुन लेते हैं, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, हमारी वास्तु की बात हो गई, सचिन जी ने सारी बात बता दी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी बता दिया है। आप अगर उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, और साथ में हम थोड़ी देर में अभी ये बताएंगे कि लोगों के संदेश क्या हैं, और उसके साथ साथ विनर्स कौन है ये भी बताएंगे आपको। तो काफ़ी लोगों ने तो भेज दिया है, अभी भी 10 मिनट का टाइम है कि आप हमें पहेली के बारे में बता सकते हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। तो ये गीत कौन सी फिल्म से लिया गया है? तो बहुत सारे प्राइजेज़ हैं, प्राइजेज़ तो आपको मिलेंगे अगर आप इसमें भाग लेंगे। तो हम अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कश्मीर की बात कर लेते हैं। कश्मीर में अभी चुनाव हुए थे, तो आप बताइए, आप तो श्रीनगर से इतनी सुंदर जगह से हैं एक्चुअली, और मैं क्या बताऊं कितना दुख होता है जब मैंने कश्मीर फाइल देखी। इतनी सुंदर जगह आपके परिवार को छोड़नी, पैराडाइज ऑन अर्थ, इतनी सुंदर छोड़नी पड़ी है, कितना दुख हुआ होगा। लेकिन ये है कि
जिंदगी को आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं देखना फिर भी चाहिए। बहुत हिम्मत है। हाँ, बहुत इन लोगों में। हिम्मत। तो अभी इलेक्शन हुए तो आपका क्या विचार है, कुछ आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इलेक्शन मेरे ख्याल से देखिए, इलेक्शन तो होना चाहिए था और अच्छा भी हुआ, इलेक्शन हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो पैराडाइम वैसा ही है। अगर आप जम्मू और कश्मीर को देखा जाए तो अभी भी नंबर ऑफ सीट्स जो वहाँ की असेंबली में है वो हैवी है थोड़ा सा कश्मीर के साइड में, और जम्मू का रिप्रेजेंटेशन अभी भी कम है। तो वो बैलेंस अभी भी मेंटेन नहीं हो रहा है। बेसिकली अभी ये 2011 पे सेंसस पे डिपेंड कर रहा था। हाँ जी। तो उसके बाद तो सेंसस हुआ नहीं, तो इसलिए अभी भी इम्बैलेंस्ड है। तो कश्मीर की सीट ज़्यादा हैं, जम्मू की कम है। उस हिसाब से उनकी से कम है। जी, अब देखा जाए तो देखिए डेवलपमेंट काफ़ी हुई मोदी जी के आर्टिकल 370 हटाने के बाद, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि आर्टिकल 370 को हटाना सबसे मुश्किल काम था इस सेंचुरी का। बिल्कुल जी। और जो वो काम जिन्होंने किया उसके लिए तो उनको मतलब अगले 100 साल उनको वोट देना चाहिए लोगों को। इतिहास में मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये अब्दुल्ला जो परिवार है, ये लोग ठीक नहीं है, हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, राजनीति के लिए ठीक नहीं है। ये अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कुछ इधर उधर करते रहते हैं, और इन लोगों का पाकिस्तान प्रेम दिखाई देता है। तो ये पता नहीं ये जो नासूर है ये कैसे हटेगा वहाँ से। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि उनको अपने लिए क्या चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है जो ये लोग समझते थे कि ये अलग कर लेंगे वैसा हो जाएगा। अब आप पंजाब की सिचुएशन देख लीजिए, पंजाब में क्या हुआ, इतना ब्लड बाथ हुआ, लोग कुछ सफ़र हुआ, क्या रिजल्ट निकला, अभी भी लोग नहीं समझ रहे उस चीज़ को। अब कश्मीर में भी वही है। वो है, अब देखिए कि इजराइल पैलेस्टाइन का चक्कर है। पैलेस्टाइन तो मिट्टी में मिला दिया, गाजा पट्टी मिट्टी में मिल गई। बिल्कुल। यूक्रेन और रशिया, ये एक्चुअली इन पॉलिटिशियंस की समझ में ये नहीं आता है कि कितने परिवार बर्बाद होते हैं, कितनी पर्सनल ट्रेजेडीज होती हैं। जी। मिलियंस ऑफ लोग अफेक्टेड, लोग सफर करते हैं और लोगों में अपना मतभेद बढ़ जाता है अननेसेसरली चीज़ों को लेके। और देखें जो उनको बैक भी कर रहे हैं वो खुद तो शामिल हो नहीं रहे, उनका उस तरह से नुकसान नहीं हो रहा है, बस उनको लड़ाए जा रहे हैं। जी। एक्चुअली मुझे तो देखिए ये लगता है कि अमेरिका का जी की जो पॉलिसी है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें सैंक्शन लगा दिए या मतलब चलो तुम इनसे लड़ लो, हम हथियार दे देंगे तुम्हें। अब मतलब उस चक्कर में, अपने हथियार बेचने के चक्कर में, इकोनॉमी के चक्कर में जी वो दूसरा देश तो बर्बाद हो गया। बायोलॉजिकल वेपन के केस में इराक को बर्बाद कर दिया, बाद में कोई वेपन नहीं, कुछ नहीं। ये है कि तो ये जो बातें हैं कहने के लिए ये है कि ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस, और जब यूनाइटेड नेशंस की बात हुई थी इराक के चक्कर में तब तो कुछ सुना नहीं गया था। जी। तो ये है कि माइट इज़ राइट, और मोदी जी के उसमें हम लोगों का देश थोड़ा सा पावरफुल तो हुआ है। यह है कि अपनी सोच अपनी जगह रखता है। जी, इम्प्रूवमेंट्स तो बहुत है, एक्सटर्नल अफेयर्स में तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, और डेवलपमेंट में भी। मैं अब जम्मू अपनी वहाँ पे जाता हूँ सर, रोड्स इस तरह से हैं, मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लगता कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ या अभी नेशनल हाईवे अपने पे जा रहा हूँ। जी। इतने अच्छे रोड्स बन गए, आप नगरोटा से आगे जब जाते हैं तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। एक अच्छी बात ये हुई है कि चाइना से थोड़ा सा कुछ मनमुटाव कम हुआ। हाँ, वो बहुत पॉजिटिव आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात हुई है। हालांकि ये पाकिस्तान से जो टेररिज्म की जो पॉलिसी है उनकी, वो बड़ी गंदी है और लोग मर जाते हैं, बेकार में मर जाते हैं। उनको भी मालूम है जो आ रहे हैं कि फ्यूटाइल है, बट किए जा रहे हैं जस्ट उन्हें ग्रूम किया जाता है, गरीब लोगों को ग्रूम किया जाता है, वायलिंग रखना अपने सिचुएशन को। और कुछ एजुकेशन इस तरह की है कि ये तो हमारा है और इन्होंने जबरदस्ती हड़प लिया है, फलाना ढिमाका करके हेट्रेड फैलाते हैं, जबकि हम लोगों की साइड में ऐसा नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। और अब बड़ा चेंज आया था, जैसे ये भी विटनेस है उसके, हमारा एक्सेशन हुआ इंडिया के साथ, देयर इज प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। यस,
उसको कभी सेलिब्रेट नहीं किया गया। उसकी जगह पे मार्टर्स डे मींस जिन्होंने इंडिया की फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट किया उनके लिए छुट्टी थी वहां पे, और अब एक्सेशन डे पे छुट्टी होती है सर। So this is the change we are witnessing right now. So nationalism जो है ना वो पनप रहा है अब। पनपे गई एक्चुअली। जब आदमी दीवार से लग जाएगा तो उसे अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। और हम लोगों की संस्कृति कुछ ऐसी है कि हम सब में भगवान देखते हैं, इसलिए रिटेलिएशन हम लोगों में है नहीं जी। लेकिन ये है कि अगर अपनी जिंदगी बचानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। जी जी जी, है ना। तो इसके अलावा और ये है कि यूएस इलेक्शंस आने वाले हैं, आपका क्या विचार है, कौन ठीक रहेगा इंडिया के लिए? खैर अभी ट्रम्प जी ने तो हिंदूज के फेवर में भी आश्वासन दिया है। आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन कहाँ तक काम करेगा यह मुश्किल है, लेकिन पॉलिसी शिफ्ट तो होगी। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑब्वियसली इलेक्शन को इन्फ्लुएंस तो क्या करेंगे हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही जो प्रेसिडेंट अभी इलेक्शन में उठे हैं उन लोगों का स्लाइटली थोड़ा सा फोकस डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ये यूक्रेन और रशिया वॉर पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा ईदर वेज। अगर ट्रम्प जीतते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन थोड़ा सा कम हो सकती है वहाँ पर जो वॉर की सिचुएशन है, और बाकी रिलेशन भी जो पीछे भी हमने उनकी प्रेजेंसी में देखा था, वर्ल्ड पीस पे थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा एक असर पड़ेगा। तो दैट विल बी गुड, वो अच्छा हो सकता है। मुझे कमला हैरिस का इतना नहीं आइडिया है कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, और इतना खुल के मैंने उनको सुना भी नहीं है, तो मैं इतना एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ। बट अगर उनकी पॉलिसी वैसी रही जैसे उनके पीछे वाले प्रेसिडेंट के थे दिन, तो फिर ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता है। तो फिर तो हम उसी फेज में जा रहे हैं। वही चेंज एक्सपेक्ट करना, तो फिर लीडरशिप भी चेंज होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक समाचार और बता दें आपको क्रिकेट का। क्रिकेट में ये न्यूजीलैंड से सीरीज चल रही है। न्यूजीलैंड पहले 2 मैच जीत चुका है और सीरीज भी जीत चुका है। थर्ड मैच है, इसमें कुछ भारत के जीतने के चांसेस हैं। अच्छा, इसमें है कि पहली पारी में भारत ने 263 बनाए थे, जो कि करीब 30 रन शायद ज़्यादा थे। और इसके अलावा अभी न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, शायद उनके 7 लोग आउट हो गए हैं और 144 के करीब की लीड है उनकी। चलिए, फेस सेविंग है कुछ। हम लोग और देखते हैं कि भारतीय क्या करते हैं, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में तो इन्होंने 47 पर सभी आउट हो गए थे। तो वो देखते हैं। इसके अलावा अच्छा राजेश जी, ऐसा है कि आप धीरे सारी मैसेजेस पढ़ दीजिए उसमें, और आंसर भी बता दीजिए। इसी बीच में मैं देखता हूँ कुछ फ़ोन पर भी आए थे मैसेजेस, तो इनमें से कितना आए हैं और किसको देना है? जी जी जी, बिल्कुल। मैसेजेस बहुत सारे आए हैं, कुछ कविताएं भी आई हैं। हमारे नियमित श्रोता हैं लीला तिवानी जी। यतिन जी लिखते हैं, गुड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, लॉट ऑफ प्राइजेस। सो बोनांजा प्राइजेस की बात कर रहे हैं। लीला तिवारी जी ने लघु कविता भेजी है, मैं पढ़ देता हूँ। भैया दूज के पर्व पे है। भैया दूज है पर्व आज, भाई बहन का प्यार बढ़ाए, नहीं मिले जो बहुत समय से, उनका पावन मेल कराए। पावन तिलक लगाती बहिना, भाई के मस्तक पर, करती उनकी स्वस्थ दीर्घायु की कामना, सुख समृद्धि से भरा रहे परिवार घर। ये लीला तिवानी जी ने बहुत अच्छी कविता भेजी थी। हेमन सोढ़ी जी ने, अब मैं आंसर अनाउंस कर दूं? हाँ, आंसर अनाउंस कर दिया। हाँ बिल्कुल। उन्होंने सही जवाब दिया है। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी का नाम है, जिसका सॉन्ग था फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। लीला तिवारी जी भैया दूज के पावन पर्व को समर्पित अत्यंत सार्थक व सटीक गीत के लिए हार्दिक आभार प्रकट करती हैं। राजीव निगम जी ने भी पहेली का सही जवाब दिया है। और लीला तिवारी जी कह रहे हैं आपके व्हाट्सएप पे एक दिवाली का ऑडियो भी उन्होंने भेजा है। उसके बाद यतिन जी का मैसेज है, कश्मीर
क्योंकि सचिन जी हमारे साथ हैं, तो कश्मीर के ऊपर उन्होंने कहा कि जो यातनाएं हुई हैं उनको हम भूल नहीं सकते हैं। तो कश्मीरी लोग जो हैं वो हमारे अपने हैं, कहीं भी हैं वो हमारी सांत्वना उनके साथ है और हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। राज गर्ग जी ने भी सही जवाब दिया है पजल का, हरे रामा हरे कृष्णा, जैसे हमने अनाउंस किया। राज गर्ग जी, सचिन जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। उसके बाद शैल चंद्रा जी लिखती हैं सनातन धर्म की वैज्ञानिक वास्तुकला की वार्ता। सो बिल्कुल वास्तुकला से जुड़ गए हैं सारे। यतिन जी लिखते हैं कि वैज्ञानिक है ये पूरी सोच वास्तु वाली जो है, और उन्होंने कहा था कि कांटेक्ट डिटेल अगर आप एक बार फिर से बताना चाहें तो। जी बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है balanceandbliss.com.au। आप मुझसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0433037155। जी शुक्रिया। मंजू मल्होत्रा जी ने भी सही जवाब दिया है पहेली का, और आपके गानों की भी बहुत प्रशंसा हुई है। यतिन जी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छी चॉइस है आपकी, और उसके बाद आपने रिलेट भी किया अपने गानों को अपनी लाइफ के साथ। तो सोने पे सुहागा। नंदिनी नरवानिया जी ने भी सही जवाब दिया है उसका पहेली का। यतिन जी कहते हैं कि कुछ आंसर सर उनके पास भी आए हैं, कविता और आदिति, तो इनको सर बिल्कुल शामिल करिएगा। और न्यूजीलैंड का स्कोर कह रहे थे करेक्शन 1 for 9। तो ये हमारे शैल चंद्रा जी का लास्ट मैसेज है। मन तो है कि कमला जी सिंहासन पर आसीन हो भारतीय सम्मान के लिए, किंतु बुद्धि डामाडोल है। दुविधा में है सब, दुविधा में। अच्छा ये बताइए, ये तिवानी जी की कविता आई है तो उसे थोड़ा सा पढ़ दीजिए। हाँ, एक लघु कविता मैंने पढ़ी थी, लंबी वाली पढ़ दूं? लंबी वाली मतलब थोड़ा सा पढ़िए उसे बस। जी लंबी वाली कविता जो है असली दिवाली पे उन्होंने लिखी है। शराब ना पिएं तो रोज दिवाली है, जुआ ना खेलें तो रोज दिवाली है, निर्धन भी घर दीप जला पाएं, यही दिवाली है, असली दिवाली है। नेह के दीप जलें तो रोज दिवाली है, खुशियों के सुमन खिलें तो रोज दिवाली है, पोंछ ले आंसू किसी की आंख के, यही दिवाली है, असली दिवाली है। दुआओं का दान हो तो रोज दिवाली है, आशीर्वादों का मान हो तो रोज दिवाली है, प्रेम प्यार सबके लिए हर दिन बढ़ता रहे, यही दिवाली है, असली दिवाली है। श्रद्धा से पूजन हो तो रोज दिवाली है, गुरुजनों का नमन हो तो रोज दिवाली है, संपूर्ण परिवार में एकता रहे, यही दिवाली है, असली दिवाली है। तो लीला तिवानी जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है, प्रैक्टिकल, असल में दिवाली। अच्छा, इसके साथ साथ हमने अपना डिसाइड कर लिया है कि किसे देना है। जी वो अनाउंस कर दें सर। तो हम 30% तो दे रहे हैं मंजू जी को और नीना तेवानी जी को 30% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट है राजगढ़ जी और कविता जी के लिए। और ये सारा ड्राफ्ट लाट सचिन जी के हाथों से हुआ है। हाँ, सचिन जी के हाथों से हुआ है। लेकिन हम ये एक्चुअली ये है कि सचिन जी ने इतनी मेहनत की, हमारे स्टूडियो में आए, इनको भी एक हम फिल्म का डबल पास सचिन जी को ही दे रहे हैं। और बहुत शुक्रिया, ताकि ये सामान वाला गाना फिर से हो जाए। और ये है, इसके अलावा हम 1 2 3 4 5 ये है कि हम कितने हो गए, छठा दूसरा हमने डबल पास दिया है कविता जी को। कविता जी को, ठीक है, फिल्म का। हाँ। तो हम आपसे संपर्क करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको कैसे आपके प्राइजेस मिलेंगे। आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हम पहेलियों में भाग लेते रहिए। बहुत सारे पहेली के प्राइजेस आते हैं आजकल, तो आप अगर हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें संपर्क करिए, हम आपको व्हाट्सएप में जोड़ लेंगे
और हमारी अनुरोध है कविता जी और आदिति जी से कि हम हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े, सब लोग जुड़े, जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना अच्छा होगा। और आप अगर हमें ही बताना चाहते हैं कि हमने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया और प्रोग्राम को कैसे अच्छा करें, तभी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग। अगर आपकी कोई खास स्पेशलिटी है जैसे कि सचिन जी की है, तो आप हमारे स्टूडियो में आइए, हमसे बात करिए और हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप वैसे भी हमारे कार्यक्रम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमारे पास समय समय पर लीला तिवानी जी की तरह कुछ भेजते रहा करिए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ साथ हम आपको एक स्पॉन्सरशिप मैसेज सुनाते हैं जो हमारे करीम मास्टर का संदेश है। उसके अलावा हम आपको एक और भैया दूज के उपलक्ष्य में एक गीत और सुना देते हैं। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं।
Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413385976। दोस्तों, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारे विनर्स हैं कविता जी और सचिन जी फिल्म के लिए 50% डिस्काउंट के लिए, आदित्य जी और राज गर्ग 30% डिस्काउंट के लिए, लीला तिवानी जी और मंजू जी। तो हम आपको संपर्क करेंगे। आज आपने हमारा साथ दिया 2 घंटे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते तो रेगुलरली हैं लेकिन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो उन लोगों ने अलग से फ़ोन करके हमें भेजी थी पहेली का उत्तर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें और हमारे संपर्क में रहें, हमें सजेशन भेजते रहें। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमारे प्रोग्राम पर कमेंट करते हैं। सिर्फ अच्छे ही कमेंट मत करिए, सुझाव भी दीजिए, कुछ गड़बड़ी हुई हो सुझाव वो बताइए आप। और इसी के साथ साथ हम अपना कार्यक्रम समाप्त करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले हम आपको अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट बता देते हैं, सुना देते हैं। उसके अलावा हम एक भैया दूज का गाना और आपके लिए छोड़कर जाएंगे। आपने हमारा साथ दिया, आज आप सभी को हम लोगों का सप्रेम नमस्कार। सचिन जी, आप जाते जाते आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? सुझाव? नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, इस टॉपिक पे बात करने के लिए। मैं बहुत पैशनेट हूँ इस टॉपिक को लेके और मैं चाहता हूँ कि लोग जागरूक हों और समझें कितना इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में। ये बेसिक है, ये बहुत ज़्यादा बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही कम खर्च है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हर ज़िंदगी को प्रॉब्लम से हटाने के लिए, एक पाथ पे ले जाने के लिए। तो मेरी विनती होगी जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ इसको थोड़ा कंसिडर कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। वैसे एक बात मेरे दिमाग में ये आ रही है, जिंदगी का नाम ही है ऊपर नीचे जाना, दुख और सुख तो आता जाता है। बिल्कुल 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 आता लेकिन जाता ये है कि वो दुख की इंटेंसिटी कम हो जाए, उसके लिए बिल्कुल। और आप अपने कर्म और अपनी मंजिल की तरफ फुल स्पीड से अग्रसर हों। आप जैसे मैंने पहले बताया, क्या हम कर्म करने हैं उसकी तरफ हम लोग फुल स्पीड से जाएं, वही पर्पस है। तो ठीक है राजेश जी, हमारे सुनने वालों को हम दोनों का सप्रेम नमस्कार। और सचिन जी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au।